जय हिंद बच्चों, मैं अश्विनी रघुवंशी, फैकल्टी ऑफ मैथ्स। तो इसमें रहता क्या है बच्चे, इसमें रहता है आपका कि आपको 5 टॉपिक पे ध्यान देना है। मतलब ये बेसिक है कि आपको 5 बातों पे ध्यान रखना है, तो आपका मैथ 0 से हीरो पे पहुंच जाएंगे आप। ऐसा रहता है। पहला रहता है कि ये आपका सिलेबस क्या है। सबसे पहले आपको, आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, आप किसी भी क्लास में हो, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस मालूम होना चाहिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। फिर होता है आपको उसका वेटेज मालूम होना चाहिए, जो मैं पढ़ रहा हूँ रिलेवेंट है, नॉन रिलेवेंट है, कितने नंबर का आएगा, इससे क्या रहेगा। तो ओवरऑल हमें कितना, मतलब रिटन में हमारा कितना रहता है, तो ये हो गया हमारा वेटेज। उसके बाद आता है कि हमें किस सोर्स से पढ़ना चाहिए, हमारा सोर्स कैसा है, हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे एग्ज़ाम में उससे आएगा क्वेश्चन या नहीं आएगा। जो हम बहुत सारा पढ़ रहे हैं, बहुत सारे से आएगा, कि जो हम लिमिटेड पढ़ें बट टू द पॉइंट पढ़ें, उससे आएगा। फिर रहता है कि हमें क्वेश्चन को टैकल किस तरीके से करना है, हाउ टू टैकल द क्वेश्चन। क्योंकि मैथ में सबसे ज़्यादा बच्चे को प्रॉब्लम यही रहती है कि वो ये नहीं समझ पाता है कि टैकल कैसे करना है हमें क्वेश्चन को। अगर आप क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे तो आपके पास कभी क्वेश्चन की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप कभी ये नहीं सोच पाएंगे कि सर इसमें प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आपको मालूम है इसमें ये लॉजिक लगना है, हो जाएगा टैकल। तो ये रहता है। उसके बाद आता है कि आपको स्ट्रेटजी क्या है। आपकी स्ट्रेटजी बच्चे के अकॉर्डिंग अलग अलग रहती है, हर बच्चे की एक अपनी स्ट्रेटजी रहती है। लेकिन कुछ बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि सर क्या रहनी चाहिए स्ट्रेटजी जिससे हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो उसकी भी वो 5वां टॉपिक। अगर आप इन 5 को अगर आप फॉलो कर लेते हैं मेरे साथ, तो आपको अगर मैथ भी मैंने फील ना करा दिया तो क्या है। तो अमेजिंग टीम क्या है। टीम अमेजिंग का मोटिव बच्चों यही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट को प्रोवाइड कराना। तो यहाँ पे मैथ का मैं आज आपको बेसिक यही बताऊंगा कि आपको फॉलो क्या करना है, आपका सिलेबस क्या है, आपको कहाँ से सोर्स, किस सोर्स से आपको पढ़ना है, किसको यूज़ नहीं करना है। तो इसी पे आज सारा बात करेंगे। तो नाउ नोट डाउन करते हैं, 5 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पे आता है सिलेबस। हमारा सिलेबस क्या है। तो सिलेबस सीबीएसई सेशन के स्टार्ट होते ही अपना सिलेबस निकाल देता है कि उसमें इस बार क्या रखा गया है, किसको एलिमिनेट कर दिया गया है। तो वो सारा हमें मिलेगा। यहाँ तो आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे। यहाँ आपको सीबीएसई माई सीबीएसई गाइड करके एक एप्लीकेशन है, इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद आप उस पर चेक करेंगे। तो सिलेबस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ये देखना है आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपको क्या पढ़ना है, रीड क्या करना है आपको। ठीक है। दूसरा उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्या आपको नहीं पढ़ना है, इम्पोर्टेंट ये है। क्योंकि बच्चा काफ़ी सारा पढ़ता रहता है, पर उसे यही नहीं पता है कि हमें पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले आज आप सभी मेरी वीडियो को देखने के बाद आज आप सभी जाएंगे, सिलेबस को अपने को चेक करेंगे। सिलेबस में से आप एलिमिनेट करेंगे उन टॉपिक्स को जो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है। अब आपका हुआ पॉइंट 1 हुआ आपका ख़त्म। अब आता है आपका वेटेज क्या है। सेकंड पॉइंट है आपका कि सर वेटेज क्या है। नंबर 2 आता है आपका वेटेज। तो वेटेज सबसे पहले आपका रहता है 2 टाइप्स से वेटेज रहता है आपका। आपको ज़्यादातर सभी को पता होगा 80 मार्क्स रिटन, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल जो होता है वो आपको स्कूल की तरफ से मिलता है,
और 80 मार्क्स होता है जो कि आप पर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, उसके लिए होता है। तो आपको इस पे तो फोकस आपको स्कूल के जो होते हैं आपके प्री बोर्ड वगैरह आपके कराए जाते हैं, सेशनल और टेस्ट वगैरह होते हैं, टेस्ट जो होते हैं हर सैटरडे होते होंगे, तो वो होते हैं जो आपके ये सारे कंडक्ट कराए जाते हैं, उनमें आपकी रिप्रेजेंटेशन को देखा जाता है, आपकी रिप्रेजेंटेशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये 20 मार्क्स दिए जाते हैं। जैसे साइंस में आप जाएंगे तो आपको लैब टेस्ट भी कराए जाते हैं, तो वहाँ कराया जाता है। तो बच्चों ये रहता है इसका। इसमें कुछ वो भी आते हैं, वाइवा वगैरह भी होता है, जब आप एग्जामिनेशन करेंगे तो उस टाइम आएगा, वाइवा वगैरह भी होगा, आपके सर लेंगे आपसे। तो ये 20 मार्क्स आपको स्कूल की तरफ से रिसीव होनी है। अब आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है इन 80 मार्क्स में से, क्योंकि मेरे पढ़ाए हुए बच्चों के सबके 70+ मार्क्स आने चाहिए रिटर्न में। वो मैं आपको कराऊंगा कि आपको क्या फॉलो करना है, क्या नहीं करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस उसी को आपको रिवाइज करते रहना है, ठीक है। तो वेटेज में अब ये हो गया टोटल आपका 80 मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन। देन 80 मार्क्स डिवाइड इनटू अ यूनिट वाइज मार्क्स। जैसे ये 80 मार्क्स हैं, इनको मैथ में इनकी जैसे 12th क्लास ले लो, क्लास 12th में 6 यूनिट हैं आपकी, 6 यूनिट हैं। कैलकुलस हो गई, अलजेब्रा हो गया आपका, एलपीपी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, और इधर आपका टिग्नो हो जाता, सेट रिलेशन हो जाता, सॉरी टिग्नो होता है, वेक्टर अलजेब्रा जिसे बोलते हैं। तो ये आपके हो गए। अब इनमें करते हैं आपका यूनिट वाइज वेटेज रहता है इनका, कि वेक्टर से क्या क्वेश्चन आए, नंबर ऑफ क्वेश्चन, उनका वेटेज। तो जो यूनिट वाइज आपका होता है ये फ्लक्चुएट कर जाता है बच्चों। जैसे आपने पढ़ा कैलकुलस पढ़ा, कैलकुलस में आपका उन्होंने डाल दिए 2 क्वेश्चन डाल दिए अगर उठा के, एक AOI से एक AOD से। मैं क्लास 12 की बात कर रहा हूँ। एक AOI से मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से AOD, और AOI एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। अगर इन दोनों से एक एक उठा के डाल दिए तो ये आपके आ जाएंगे 2 लॉन्ग में। तो आपका यहाँ से इसका वेटेज, फिर इसका वेटेज आपका बढ़ जाएगा। तो इनमें ज़्यादा नहीं, 1, 2, 3 नंबरों का फ्लक्चुएट भी हो जाता है। तो इसलिए अब इनका हम यूनिट वाइज ना बता के इनका हम ओवरऑल बता दे रहे हैं। 80 मार्क्स आपका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है, ठीक है। अब वेटेज हुआ ख़त्म। अब आता है कि सर हमको कहाँ से पढ़ना चाहिए, हमारा सोर्स क्या होना चाहिए पढ़ने का, ठीक बच्चों। अब हम बात करेंगे हमारा सोर्स क्या होना चाहिए, कि हम सर पढ़ना तो खूब चाहते हैं, बुक्स भी काफ़ी सारी हैं, और अब समझ नहीं आता सर कि बुक्स को हम कौन सी बुक्स को सिलेक्ट करें। बुक्स को आपको सिलेक्ट करना बेटा, बुक्स में सारा वही है जो एक आपको बाइबल जैसे बोलते हैं ना, NCERT, आपको उससे बाहर कहीं नहीं जाना है, ठीक है। तो आपको NCERT लेना है, ठीक। नंबर 3 पॉइंट, सोर्स। सोर्स में आपको क्या, NCERT। अब NCERT में आपको करना क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करना क्या है, क्योंकि NCERT में डायरेक्ट आप गए डायरेक्ट एक्सरसाइज लगाने, वो नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है कि मैंने आपको क्लास कराई, क्लास कराने के बाद मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, उस कॉन्सेप्ट को आपको फिर पढ़ना है, ठीक। सबसे पहले क्या करना है, कॉन्सेप्ट। आफ्टर दैट आप उठाएंगे इसकी एक्सरसाइज। इसके बाद आप करेंगे एग्जाम्पल। अगर आपके बड़े भाई होंगे तो उनसे कभी पूछना, या आप अपने टीचर से पूछना
कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, जैसे बोलते हैं ना कि आपने काजू शेक पिया होगा, पिया है, तो उस काजू शेक में जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको डाला जाता है, काजू, बादाम। वो ये जो एग्जाम्पल है ये काजू बादाम का काम करता है आपके में, समझ रहे हैं? अब काजू बादाम का इम्पोर्टेंस देख लीजिए, कभी शेक बिना काजू बादाम के पीना मज़ा नहीं आएगा। तो अगर आपको टेस्ट चाहिए, मीन्स आपको एग्ज़ाम में नंबर अच्छा स्कोर करना है, तो आपको एग्जाम्पल लगाना है बच्चों। ये मैं 12th के लिए नहीं बता रहा, ये मैं 9, 10th, 11th, 12th सभी के लिए बता रहा हूँ कि सोर्स आपका एनसीईआरटी। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, जो कि मैं भी कराऊंगा अपनी आगे आने वाली वीडियो में, आपको बिल्कुल फील करा दूंगा बच्चों। जैसे अभी आपको ये बता रहा हूँ ना कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, फील करा रहा हूँ, वैसे ही आपको पूरी हम मैथ फील करा देंगे, कुछ भी उससे बाहर नहीं जाएगा, टोटल अंदर आएगा। अब आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सारे आपको क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद आता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के बाद आती है जब आप ये पूरी एनसीईआरटी अब यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। अब इसके बाद चौथा आपको करना है प्रीवियस। प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। प्रीवियस पेपर की जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो उससे बच्चों आपको समझ में आता है कि हाँ एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब इससे हमें प्रीवियस लगाने से एक फ़ायदा और होता है, इससे हमें कॉन्सेप्ट पता रहता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कभी भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आना बच्चा। सबसे ज़्यादा बच्चा इसी में टेंशन रहता है कि बच्चा यही नहीं जान पाता है कि सर प्रीवियस लगवाते क्यों हैं आप लोग, क्योंकि ज़्यादातर सारे टीचर बताते हैं कि बेटा मिनिमम 10 ईयर्स के लगाने चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ मिनिमम आप 5 ईयर्स के लगा लीजिए, जो अभी रिसेंटली किए हैं जो, क्योंकि 10 ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा सिलेबस भी चेंज हो चुका है, पैटर्न भी चेंज हो चुका है, तो आप 5 ईयर्स का लगा लीजिए मिनिमम। और एक आप सैम्पल पेपर किसी का ले लीजिए, 10th में है तो किसी का एक का ले लीजिए, काफ़ी अच्छे आप ऑथर को मालूम है, तो 10th का प्रीवियस ले लीजिए, सॉरी प्रीवियस नहीं सैम्पल पेपर। 10th में तो 10th 12th किसी में भी हैं तो आप सैम्पल पेपर ले लीजिए, 10th और 12th का ही मिलता है जनरली, तो आप सैम्पल पेपर ले लीजिए। 10 7 पेपर निकालते हैं वही ले लीजिए, क्योंकि 5 ईयर के आप यहाँ से प्रिपेयर कर लेंगे, 10 ईयर यहाँ से हो गए, 15 पेपर हो गए आपके। आप 15 के बाद आपका कोई भी कॉन्सेप्ट बाहर नहीं जाएगा बच्चा। ये सैम्पल पेपर मैं इसलिए बता रहा हूँ बच्चा, क्योंकि जो अभी करंट का आपका पैटर्न है एग्ज़ाम का, ये सारे सैम्पल पेपर उसी पे बेस्ड होंगे। और 5 ईयर्स में आपको क्वेश्चन का टाइप पता पड़ जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस फॉर्मेट पे आते हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। और एग्जाम्पल मैं इसलिए बता रहा हूँ बच्चों, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ जाता है, डिट्टो वही आता है, आपका वैल्यू भी चेंज नहीं होता है। तो इसलिए आपको ये सारा कुछ क्लियर करना है, और कॉन्सेप्ट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट मस्ट है बच्चों, कॉन्सेप्ट करना कंपलसरी है, क्योंकि ज़्यादातर टीचर जो स्किप करा देते हैं एनसीईआरटी, वो इसीलिए कराते हैं क्योंकि उसके वो कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते हैं। चाहे वो साइंस में ले लो, चाहे आप इंग्लिश में ले लो, क्योंकि इंग्लिश की थ्योरी भी जो एनसीईआरटी देता है वो हर टीचर एक्सप्लेन नहीं करवा सकता है। तो आपको टीम अमेजिंग पे सारा कुछ मटेरियल फ्री में मिलेगा। अमेजिंग टीम के अमेजिंग टीचर आपके सामने आएंगे। तो कॉन्सेप्ट पे बात हो गई बच्चा। अब आता है आपका चौथा कि सर क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। तो बच्चा क्वेश्चन टैकल करने का वैसे कोई अलग मोटिव नहीं है, लेकिन उसमें आपके 2-3 चीज़ें आती हैं जो कि हम कह सकते हैं स्ट्रेटजी, बट स्ट्रेटजी में इसलिए नहीं रखा उनको क्योंकि क्वेश्चन की में रिक्वायरमेंट उनका ज़्यादा है। नंबर चौथा, हाउ टू टैकल क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपके पास स्पीड
कॉन्सेप्ट, फॉर्मेट, ये चीज़ें तैयार होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट आपके मैं प्रिपेयर करा दूंगा सारा, एनसीईआरटी पूरा मैं आपको फील करा दूंगा। मैथ को, मैथ जिसे नहीं भी आता है ना, जो एवरेज बच्चा है वो तो समझने में उसे कोई प्रॉब्लम ही ना होगी। एडवांस की तो बात ही छोड़ दो, एडवांस तो सब समझ लेता है। केवल बच्चों, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर वो तो टॉपर है इसलिए उसके मार्क्स ज़्यादा आ सकते हैं मैथ में, मैं एवरेज हूँ इसलिए उससे कम आ रहे, और मैं तो सर बिलो एवरेज हूँ, मेरा क्या होगा, मैं तो पास होने से भी मुझे डर लग रहा है। तो बच्चा, एक टॉपर, एवरेज और बिलो एवरेज, उसमें अंतर केवल इतना होता है, ये थोड़ा जल्दी समझ लेता है, जो इसकी अंडरस्टैंडिंग पावर होती है कम, थोड़ा ज़्यादा होती है इससे, एवरेज वाले से। इसकी थोड़ी कम होती है, उससे थोड़ी कम इसकी होती है। तो मैं वीडियो को इसीलिए थोड़ा स्लो भी लेके चल रहा हूँ कि बिलो एवरेज वाले को भी समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी कि सर क्या बता रहे हैं। जो टॉपर बच्चा है वो थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लेना, क्योंकि मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा जो फैक्ट है मैं वो बता रहा हूँ बच्चों। अब बिलो एवरेज वाला टेंशन ले जाए, अरे सर ये आपने क्या बता दिया। अरे बच्चा, आपको फील करा दूंगा, अगर आपके जो आपको उम्मीद है ना उससे आप ज़्यादा ही मार्क्स लाएंगे। और मैंने बता ही दिया, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे के 70+ मार्क्स आने चाहिए। अगर मेरे ये ना आए तो क्या आया बच्चों, तुम्हारे साथ मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं उसी पे आता हूँ जिस टॉपिक पे था कि क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। अब बच्चों, बिलो एवरेज वाले टेंशन ना लेना कि टॉपर क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, वो भी उनका भी यही हाल रहता है। कभी उनसे बात करोगे ना तो सारा कुछ बता देते हैं कि अरे भाई मैं तो बैक बेंचर था, और फिर सर ये बैक बेंचर हो गया, फिर इसने टॉप कैसे कर दिया। तो बच्चों केवल उनका वही रहता है कि अंडरस्टैंडिंग पावर थोड़ी उनमें ज़्यादा होती है, जो आपको एक बार में ना समझ में आके हो सकता वो एक बार में ही समझ लें। जो चीज़ उनको विदिन सेकंड समझ में आ जाएगी, हो सकता है आपको 1 मिनट लग जाए। बस इतना ही अंतर रहता है और कुछ अंतर नहीं होता। अगर उसी समय आपने सोच लिया उनको देख, कभी आपको एक चीज़ और करना है, कभी आपको कंपेयर मत करना किसी टॉपर से। भाई वो टॉपर है तो बना रहने दो, मैं अपने आप में टॉपर हूँ, मैं खुद में टॉपर हूँ यार। पता, एक बिलो एवरेज बच्चे के मार्क्स इसलिए और कम हो जाते हैं क्योंकि वो हमेशा ये सोच लेता है कि यार ये टॉपर है, मैं तो गया नीचे। तो उसमें एक नेगेटिविटी क्रिएट होती है जो इसके पूरे मोरल को चकनाचूर कर देती है, ख़त्म कर देती है। तो हमेशा अपना मोरल को हाई रखना है। तो ऐसा कुछ मत सोचना वो कुछ ज़्यादा पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते ज़्यादा, बस उसी पे फोकस करते हैं जो उन्हें थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है वे बस। लेकिन हाँ, एक चीज़ का अंतर होता है टॉपर में और बिलो एवरेज में। टॉपर, एक मिनट रुकना। तो टॉपर और बिलो एवरेज में एक ही अंतर होता है कि टॉपर करता है प्रैक्टिस, और वो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करता है कि उस टाइप का उसे क्वेश्चन दिखता है तो उसके अंदर पहले से एक फॉर्मेट तैयार रहता है। ये जो अभी मैं आगे बात कर रहा था, अभी क्वेश्चन को कैसे टैकल करता है। बिलो एवरेज क्या रहता है, प्रैक्टिस करता है, लेकिन इसे पहले दिन तो जब उसे कोई मोटिवेट कर दें या वो मोटिवेशनल वीडियो देख ले तो उसका मोरल हो जाता है एकदम हाई। फिर धीरे 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 उस चलते चलते उसका आ जाता है फिर वो कंपेयर करना स्टार्ट हो गया कि टॉपर ये है, मैं ये हूँ। फिर वो करता है काम को डिले, जो वो वर्क कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, वो उसे डिले, इतना डिले करता है, फिर वो उसका बैकअप ही नहीं बना पाता है कि मुझे कहाँ से फिर वापस से स्टार्ट। फिर वो ग्राउंड लेवल पे आ गया, 0 पे। ये जो था अभी था 50% पे, ये था 100% पे। इससे इसने अपने आप को कंपेयर किया और इतना कंपेयर किया इसने सारे कुछ को डिले कर दिया। जो था, जो प्रैक्टिस कर रहा था उसको डिले करता गया
और डिले करने के बाद एक टाइम ये आया कि उसका पूरा मोरल डाउन हो गया, उसके पास इतना ज़्यादा कोर्स हो गया कि वो अब इसको रिकवर नहीं कर पा रहा है। जब रिकवर नहीं कर पा रहा है और उसे पीछे अब इतना ज़्यादा टेंशन में हो गया कि अब वो पीछे का भी भूल गया। प्रीवियस में जब उसकी कोई प्लानिंग नहीं रही तो अब वो 0 पे आ गया फिर से। अब वो सोचता है कि अब अगर रह गए 30 दिन रह गए 30 डेज़ आपके एग्ज़ाम को कंडक्ट होने में, फिर वो करता है कि अरे अब तो मुझे कोई सर आ जाए या कोई सा जादू आ जाए तो मैं अब इसको पूरे के घोल के पी जाऊँ। तो बच्चा मैथ फील करने का होता है, आपको पिक्चराइज करने का होता है। मैथ और फिज़िक्स दोनों आपका पिक्चराइज जितना अच्छा आप कर लेंगे उतना ही अच्छा आप उसको समझ लेंगे, क्योंकि 9th में आता है 2D आता है, 12th में 3D आता है और 10th में आता है आपका वो जो कंस्ट्रक्शन का होता है, चैप्टर नंबर 11 है आपका कंस्ट्रक्शन वगैरह का, वो आता है। ट्राइंगल आता है आपका 10th में चैप्टर नंबर 6। तो ये सारे रहते हैं कि आपको इनको ही देखना है और अगर इनको आप फील कर लेते हैं, इनका आप पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं तो अब बच्चा आपका कोई क्वेश्चन नहीं रहता है। तो बस वही है, आपको अपना मोरल हाई रखना है, प्रैक्टिस करना है। ये प्रैक्टिस आपको बंद नहीं करना है, इसको इतना ज़्यादा शार्प कर लेना, इतना ज़्यादा शार्प कर लेना है कि आपसे कोई उस टाइप का फॉर्मेट बचे ना, तो आप में और इसमें फिर कोई अंतर नहीं रहेगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। प्रैक्टिस एक चीज़ में और फ़ायदा देती है, जो आप कैलकुलेशन करते हैं प्रैक्टिस आपको उसकी भी करनी है, क्योंकि बच्चा पूरा फॉर्मेट से सही करता हुआ आता है, क्वेश्चन लास्ट में आके कि आंसर सर गलत आ गया। किस लिए बच्चा गलत आ गया? सर कैलकुलेशन मिस्टेक थी। ये आज के टाइम कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज़्यादा देखी जाती है बच्चों में। बच्चों से मैं बात करता हूँ तो वो बताते हैं कि सर इसी में प्रॉब्लम था कि लास्ट में आके मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया और आंसर गलत हो गया। तो बच्चों इस कैलकुलेशन मिस्टेक को आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना लेना है कि सर आँख बंद करके भी कोई पूछे ना कि बच्चा क्या 3 3 जा सर 6, बेटा ये तो गलत हो जाएगा ना। फिर तो आपका जो इस ट्रैक पे आपकी जो ट्रेन चल रही है वो आपके यहाँ से उतर के फिर तो इधर चलेगी आके। बात करते हैं हाउ टू टैकल द क्वेश्चन। ठीक है। तो बस वही है, आपको कभी अपने मोरल को डाउन नहीं करना, क्योंकि मोरल को डाउन करने के बाद आपके अंदर जो स्टेमिना रहता है, आपके अंदर जो क्षमता होती है क्वेश्चन करने की, वो सारी बच्चों डाउन हो जाती है। फिर वो नहीं लगता कि हाँ क्या करना चाहिए, फिर ये तो बिल्कुल बोरिंग सी है स्टडी। और स्टडी में भी मैथ सबसे ज़्यादा बोरिंग है। हमेशा आप उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अब तो खैर टीम अमेजिंग की तरफ से मैं ही हूँ, मैथ के सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूँगा NCERT के। उसके बाद रहता है बच्चों आपको प्रैक्टिस इतनी करनी है कि आपको स्पीड है जो आपकी बहुत ख़तरनाक वाली हो जाए, क्योंकि आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपको इसकी नीड पड़ेगी। क्योंकि आगे जो भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उसमें इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। और अभी का पैटर्न भी चेंज कर दिया है, MCQs डाल दिए हैं, शॉर्ट भी हैं, लॉन्ग भी हैं, तो सारा कुछ आपको एक ही पेपर में मिलना है। और टाइम लेकिन आपके पास एक ही है, फिक्स ही है, 3 आवर्स ओनली। ठीक है ना, 3 आवर्स ही है, इससे ज़्यादा तो है नहीं। हाँ, तो आपको क्या करना है इस टाइम को आपको इतना परफेक्ट बना लेना है कि आपसे कोई क्वेश्चन ना छूटे। क्वेश्चन क्यों नहीं छूटेगा? क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे, फॉर्मेट आपका प्रिपेयर होगा। फॉर्मेट आपका प्रिपेयर होगा तो बिल्कुल भी आप क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। अब क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे तो दरअसल सी बात है, टाइमिंग मायने रखेगी, हो सकता है टाइमिंग के चक्कर में आपका छूट जाए। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी स्पीड हो जाएगी, आपकी स्पीड बढ़ चुकी है। कभी भी आप सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, जब सैम्पल पेपर, तो उसका मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना रहता है। इसको आपको टाइमिंग लगा के सॉल्व करना है, क्योंकि जब आप टाइमिंग लगा के सॉल्व करेंगे ना तो कभी भी आपकी स्पीड का जो है लोचा वो पूरा सॉल्व हो जाएगा बच्चों, वो नहीं बचेगा। तो स्पीड पे आपको फोकस करना है। ये भी आता है इसी के अंडर में, हाउ टू टैकल द क्वेश्चन। ठीक। अब आप बात करते हैं कि फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। बच्चों फॉर्मेट ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाएगा अगर आपने कर ली प्रैक्टिस।
अगर आपने कर ली प्रैक्टिस, चौथा पॉइंट प्रैक्टिस, अगर आपने कर ली ये, तो ये उसी का पार्ट है फॉर्मेट। क्योंकि अगर आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उन्हीं वेराइटीज़ आपको मिलेंगी, और जब आपको सारी ये वेराइटीज़ मिल जाएंगी ना, फिर आपसे कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। क्योंकि एग्जामिनर भी कहाँ से देगा, आपका एनसीईआरटी से टॉपिक ही उठाएगा ना, क्योंकि एनसीईआरटी हमारे सिलेबस में है। जितना टॉपिक उठाएगा वो सारा एनसीईआरटी से उठाएगा, और एनसीईआरटी हमारे यहाँ से हम कवर कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट भी हैं, एग्जाम्पल भी हैं, एक्सरसाइज भी हैं, प्रीवियस ईयर भी हमने लगा लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर भी कहाँ से आए थे, हमारी एनसीईआरटी से। प्रीवियस ईयर भी हमारे कहाँ से आए थे, एनसीईआरटी से, तो हमने वो भी लगा लिए। अब कुछ वो नया डालेगा तो वो सैम्पल पेपर किसी के ढूंढेगा, यही तो करेगा। ये हो सकता है किसी ने सैम्पल पेपर में नया दिया हो। 99% सैम्पल पेपर में भी एनसीईआरटी रहती है। कुछ एक आध वो डाल देते हैं एचओटी के क्वेश्चन, एचओटी मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, ठीक है, तो वो इसके डाल देते हैं, एक आध क्वेश्चन डाल दें, तो 1% तो कह नहीं सकता आ जाए, तो उसके लिए आप सॉल्व करेंगे एक सैम्पल पेपर, और सैम्पल पेपर भी आप करेंगे टाइम से, क्योंकि आपकी स्पीड बन जाए। फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन को टैकल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आया समझ में? तो ये भी प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी टैकल करने की क्वेश्चन। अब लास्ट आते हैं, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए सर हमारी, पेपर को लेके स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। फ़िलहाल अभी तो हम सर पढ़ रहे हैं, तो हमें पढ़ने को लेके क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए सर। बच्चों स्ट्रेटजी कुछ नहीं है, हर बच्चे की एक अपनी अलग स्ट्रेटजी रहती है। स्ट्रेटजी में सबसे पहले आता है आपका टाइम टेबल रहना चाहिए फिक्स, और टाइम टेबल की जब मैंने बात कर दी है तो आप समझ गए होंगे, टाइम टेबल के अंदर सारा कुछ आ जाता है आपका। इसमें आपका सब कुछ फिक्स रहना चाहिए। हमेशा कोई भी काम करना है आपको, इसको फॉलो कीजिए आप। आपका खेलने का टाइम भी इसी में निकालिए, ज़रूरी नहीं कि सारा पढ़ने में ही दीजिए, खेलने का टाइम भी निकालिए, कुछ खेल भी आइए, कोई गेम्स वगैरह। काफ़ी अपॉर्चुनिटी आती है फ्यूचर में जो कि आपके गेम पे बेस्ड रहती हैं, तो आपको गेम भी करना है। ऑफिशियल गेम खेलने का देखना, अगर स्कूल से टाइम मिले मौका आपको तो स्कूल से ऑफिशियल गेम खेलना, वरना आपको टाइम टेबल फॉलो करना है। कुछ इन्जॉय वगैरह कर लेना है, कुछ मूड फ्रेश कर लेना, रेस्ट भी कर लेना, सारा कुछ ऐसे ही में कर लेना टाइम टेबल में, सॉरी। उसके बाद आपको करना है कि आपको मैथ में कितना टाइम देना है, तो मैथ में आपको मिनिमम 1 आवर मतलब 1 आवर आपको देना है कॉन्सेप्ट भी बच्चा। वन आवर आपको मिनिमम कॉन्सेप्ट पे मिनिमम इतना देना है आपको। दूसरा है एक्सरसाइज मीन्स प्रैक्टिस। उसके बाद है आपको मेरा लेक्चर तो देखना ही है, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट कराऊंगा। कॉन्सेप्ट कराने के बाद भी आपको एक बार अगेन कॉन्सेप्ट को रिपीट करना है, ठीक है। प्रैक्टिस हो गया। फिर रहता है आपको टाइमिंग में, क्योंकि टाइमिंग देख के करना है, लेकिन इतना ही रहने दो। ये 2 काम आपको करना है, और प्रैक्टिस मिनिमम करना है 2 आवर्स। तो मैथ को आपको टोटल देना है 3 आवर्स। 1 आवर मेरी वीडियो को मिला के, जो कि मैं वीडियो कराऊंगा 4 आवर्स। अगर मैं 1 आवर की वीडियो इसमें बढ़ा रहा हूँ तो इधर से आप टाइम कम कर सकते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट में, क्योंकि उसके बाद जो आपको 1 घंटे में पढ़ने में टाइम लगेगा, वो अगेन जब आप मेरी वीडियो देखने के बाद पढ़ेंगे तो आप वो 20 से 30 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये यहाँ से आपका 3:30 भी हो जाएगा। 3:30 मीन्स 3.5 आवर्स कह सकते हैं। 3.5 आवर्स 5 आवर्स, ठीक है।
तो आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए मैथ को लेके। अब आगे आने वाली वीडियोस में सर भी आएंगे, फिजिक्स के सर आएंगे, साइंस के सर आएंगे, जो 9th में उनकी तो साइंस को लेकर चलना तो कम, पूरा एक साइंस को लेकर बताया जाएगा। इंग्लिश के आएंगे, इंग्लिश के बताएंगे आपको। सारी फैकल्टीज़ आती जाएंगी और आपको सारा कुछ बताती हुई जाएंगी। तो मैं तो था आपका मैथ का टीचर, तो मैंने आपको मैथ का पूरा बता दिया। अब बच्चों इसमें आपको क्या करना है, अब इसमें आपको क्या करना है, ये सारा कुछ करने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि आपके साथ पूरी अमेजिंग टीम है आपके साथ, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराएगी एनसीईआरटी के। ठीक है, तो आपको ये तो टेंशन लेने का सर ज़रूरत ही ना कि सर हमें कॉन्सेप्ट आपने बता तो दिया है, कॉन्सेप्ट पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट मांगता है। तो अब सर हम कॉन्सेप्ट पढ़ें कहाँ से, ये समझ नहीं आ रहा। तो बच्चों उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी है, कतई भी टेंशन ना लेना है। मैथ के क्वेश्चन आप विदिन सेकंड में जो सीबीएसई आपका देता है वो आप विदिन सेकंड में वो क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे। आप जो एमसीक्यूज़ देता है, शॉर्ट आंसर में थोड़ा टाइम लगेगा और लॉन्ग आंसर में थोड़ा और लगेगा, क्योंकि हमें करना है स्टेप वाइज, हमें कोई भी स्टेप नहीं छोड़ना है। क्योंकि आपको मालूम है स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो स्टेप कट करने के मार्क्स भी कट हो जाएंगे। समझ में आ रहा? तो हमें कॉन्सेप्ट स्टेप वाइज पूरा फॉर्मेट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रैक्टिस सारा कुछ कराऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, बेनिफिशियल लगता है अपने के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं किस क्लास को वीडियोस पहले चाहिए। तो बस वही है कि आपको बस सपोर्ट करना है टीम अमेजिंग को, क्योंकि हम लोगों ने बस अभी ऑनलाइन स्टार्ट किया है, तो हमें इसको भी देखना है कि हमारा जैसे हमें आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप अपना प्यार दिखाएंगे हमारी वीडियोस पे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कंटेंट बढ़ता जाएगा। आपको बस उसे फॉलो करना, उसे डिले नहीं करना है कि आपको आज वीडियो अपलोड हुआ है, डिले कर दिया आपने कि सब बाद में देखेंगे, या आपने स्किप करके देखा। अगर स्किप करके देखोगे, एक भी पॉइंट अगर आपका मिस हुआ तो समझ लो वो आपकी डाउट रह जाएगा, और डाउट रहने के बाद आप भी जानते हैं कि डाउट तो सॉल्व नहीं होता है बच्चों, ऐसा जल्दी से जल्दी कभी सॉल्व नहीं होता है डाउट। तो आपको डाउट भी नहीं रखना है। वैसे आप बोलेंगे कि सर हमारी जो प्रॉब्लम्स होगी मैथ की उसे कहाँ से सॉल्व करना है मुझे, तो बच्चों उसके लिए मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप जनरेट करा दूंगा और उसे कमेंट में पिन करा दूंगा, आप उसे ज्वाइन कर लेना। टीम अमेजिंग की तरफ से रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उस ग्रुप में भी आ सकते हैं। नोट्स का है, नोट्स भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में डलवा दिया करूँगा, जो भी मैथ का है वो, क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स भी है। तो बच्चों ये आ जाएगी मेरी मैथ की आज। तो इस वीडियो में आपको सारा कुछ जो आज मैंने बताया है, कैसे हमें फॉलो करना है इसको, कैसे हमारी टीम अमेजिंग काम करेगी आपके लिए, अमेजिंग कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएगी और यहाँ से अमेजिंग स्टूडेंट निकालेगी। तो इसी के लिए आपको सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि मैंने देखा है, वो फील किया है, जो आप लोग अभी फील कर रहे हैं, जिन बच्चों के पास कोचिंग के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते रुपए, उनको मैंने देखा है कि कैसे होता है बच्चों। तो आप अपना सपोर्ट दीजिएगा, एक लाइक में, शेयर में, कमेंट करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें बहुत कुछ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी टीचर के लिए उसके स्टूडेंट का सपोर्ट होना। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हमें भी जो हम यहाँ डिलीवर कर रहे हैं वो और अच्छे से डिलीवर करने को मिलेगा कि हाँ आज बच्चा, इतना सारा बच्चा ने मुझे देखा है और इतना सारा बच्चा मुझे पसंद कर रहा है, मेरे कंटेंट उन्हें अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका उन्हें अच्छा लग रहा है, तो मैं और अच्छे से उसे डिलीवर करूँगा। और जब मैं डिलीवर करूँगा तो आपको भी समझ में आना चाहिए
आपको समझ में आएगा तो आप थोड़ा तो मेहनत का रेस्पॉन्स मुझे दे सकते हैं। आप सिर्फ पैसे नहीं ले रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी कुछ प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आपका लाइक और सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट तो बनता है मेरी तरफ से। तो और टीचर्स की वीडियो आपको अपलोड करा दी जाएंगी। आपके जूनियर मीन्स छोटे भाइयों से लेके आपके सीनियर भाइयों तक का यहाँ इस टीम अमेजिंग पे सारा कुछ कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। ग्रेजुएशन के कुछ स्टूडेंट हैं उनको भी दिया जाएगा। फैकल्टीज़ आपसे धीरे धीरे मिलती जाएंगी और सारी फैकल्टीज़ को आपका सारा कुछ मालूम है, आप कैसे क्या करेंगे। और रही बात मेरा तो मैथ्स है, मैथ्स आपने देख लिया। अगर आपका जैसा प्यार रहेगा तो आगे वीडियोस आएंगी और आपका सपोर्ट रहेगा तो ठीक है। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।